गुजरात सरकार का गिफ्ट सिटी के लिए बड़ा फैसला आया है। सरकार ने गिफ्ट सिटी में काम करने वाले लोगों को यहां रहने वालों के लिए शराबबंदी में छूट का ऐलान कर दिया है। गुजरात सरकार ने गांधीनगर के पास गिफ्ट सिटी में आधिकारिक तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साथ गिफ्ट सिटी में आधिकारिक तौर पर आने जाने वाले आगंतुकों को भी शराब सेवन की छूट दी है। पूरी दुनिया में व्यापार के लिए प्रचलित नियमों को देखते हुए सरकार ने गिफ्ट सिटी के लिए ये फैसला लिया है। गिफ्ट सिटी में वाइन एंड डाइन की सुविधा भी यहां आने वाले मेहमानों को मिल पाएगी और इसके लिए सरकार यहां काम करने वाले और यहां रहने वाले लोगों को भी परमिट जारी करेगी। गीता जयंती के दिन गुजरात से बड़ी खबर आई है। गुजरात में इसी सेशन से 6ठी से 8वीं क्लास तक भगवत गीता का सार पढ़ाया जाएगा। अगले साल से कक्षा 6 से 12 में गीता पढ़ाने का पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने बताया है कि शुरुआत सरकारी स्कूलों से की जाएगी और फिर सभी स्कूलों में गीता पढ़ाने का कोर्स लागू कर दिया जाएगा। शुक्रवार को गीता जयंती के अवसर पर गुजरात के शिक्षा मंत्री ने सरकार की इस योजना का ऐलान किया। अब गीता के इन उपदेशों को गीता के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। गुजरात सरकार कक्षा 6 से 8 के बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएगी। इसी सत्र से बच्चे गीता सार पढ़ेंगे, जबकि अगले साल से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी इसे अमल में लाया जाएगा। गुजरात सरकार ने इसी सत्र से जो है भगवत गीता के पाठ को जो है शामिल करने का फैसला किया और जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत ये जो है पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ गुजरात के शिक्षा मंत्री, उनसे बात करते हैं। कुबेर भाई, गुजरात सरकार का जो ये फैसला था, पहले अनाउंसमेंट कर दी गई थी और आज गीता जयंती के दिन पे जो लॉन्च हुई है पुस्तिका, क्या आगे का कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से इसको अभ्यासक्रम में, सिलेबस में जो है वो सेट किया जाएगा? आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने इतने सालों के बाद नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की और इसमें इंडियन सिस्टम नॉलेज और साथ साथ भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रणाली के मुताबिक जो सिलेबस जो तय किया गया, इसमें ये गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता, वो सभी धर्मों का सार है। आप सब जानते हैं कि 1893 में हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो की धर्म संसद में भी हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी विचारधारा वहाँ रखी थी और ये जीवन जीने की कला है। यहाँ जो वेद व्यास ने जो ये श्रीमद् भागवत गीता का जो लिखित स्वरूप दिया है, इसमें 18 अध्याय, 700 श्लोक है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का यहाँ त्रिवेणी संगम है और इसमें जब कोई आदमी अगर निराश हो जाता है तो निराशा में आशा का संचार करने का संदेश इस गीता के माध्यम से समाज को दिया गया है। स्कूली बच्चों को भगवत गीता का सार पढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री कुबेर सिंह डिंडोर का मानना है कि इससे बच्चों को बहुत लाभ होगा। वो जीवन और समाज को समझेंगे। बच्चों के गीता पढ़ने से ही राष्ट्र निर्माण होगा। उन्होंने दावा किया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। ये बातें तो सारी हुई कि भगवत गीता का जो सार है वो पढ़ाया जाएगा, पर ये किस तरह से लागू होगा, कब बच्चों को पढ़ाया जाएगा और कहाँ से इसकी, क्योंकि आपने बोला कि इसी सत्र में ये लागू किया जाएगा, तो किस तरह, कौन सी स्कूलों में ये लागू होगा? हमारी जो गुजरात सरकार की हमारे जो प्राथमिक विभाग है, इसमें 6 से 8 की कक्षा में ये जो हमारा श्रीमद् भागवत गीता सिद्धांत और मूल्यों भाग 1, वो इसी सत्र से ये लागू किया जाएगा और फिर बाद में भाग 2, ये 1 जून से भाग 3, वो सब क्रमशः लागू करने का हमारा संकल्प है। ये जो है, क्या इसकी परीक्षा ली जाएगी या सिर्फ पढ़ाया जाएगा? किस तरह से बच्चों को ये सिखाया जाएगा? भगवत गीता के जो सार है वो किस तरह पढ़ाया जाएगा और क्या इसके लिए शिक्षक अलग से रहेंगे? क्योंकि जो है शिक्षकों को भी ये समझाना पड़ेगा बच्चों को, किस तरह से होगा ये? शिक्षक अलग रहने की कोई जरूरत नहीं। इसमें हम सब ये गीता को अन्य माध्यम से हमने भी पढ़ा है, चाहे हमने शिक्षा प्राप्त की, हम सभी ने, आप सभी ने, लेकिन कहीं गीता को हमने सुना है, पढ़ा है, हम सब जानते हैं। इसलिए अलग शिक्षक रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हमारा जो पूरक शिक्षा के रूप में, सर्वांगी के रूप में उसका मूल्यांकन भी होगा। बच्चे अपने जीवन के लिए अपने
व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए सबको ये पढ़ना चाहिए और उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। इससे पहले गुजरात सरकार ने पिछले साल इस बात की घोषणा की थी कि नए सत्र से विद्यार्थियों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, लेकिन पाठ्यक्रम निश्चित करने में देरी की वजह से अब इस सत्र से इसे लागू किया जा रहा है। उधर विपक्ष सरकार की नीतियों से खफा है। उसका कहना है कि सरकार धर्म की राजनीति कर रही है। आज एक एडिशन लॉन्च कर दिया गया, गीता का समावेश 6 से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों में कर लिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि बच्चों को की जो शिक्षा नीति होनी चाहिए उस पर काम जो होना चाहिए था, हमारे अगर समूचे भारत की अगर बात की जाए तो बच्चे को माँ की गोद से ही अपना धर्म मिल जाता है, चाहे किसी का भी धर्म हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, मिल जाता है। बच्चों को नहीं मिलता तो क्या मिलता, नहीं मिलता शिक्षा। अब शिक्षा के मामले में सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है नीति की। मुझे लगता है कि गुजरात राज्य सरकार को 6 साल से लेके के 12वीं तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों की शिक्षा नीति के बजाय उनको नीति सिखाने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से हाटकेश्वर ब्रिज के अंदर में कटकियाँ हुई, बच्चों के अंदर में अगर ऑब्जर्वेशन आएगा कि इस तरह की कटकीबाजी हो रही है गुजरात राज्य सरकार की मौजूदगी में, उनमें अगर सुधार है और बच्चों को अगर इसका अप्रिसिएशन स्कूल से शिक्षा से मिले कि जहाँ कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है आप देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए और पहुँचाइए, स्कूल प्रशासन पहुँचाए या सरकार तक पहुँचाए, बजाय इसके जो धर्म की राजनीति गुजरात में पेनिट्रेट करने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है। स्कूलों में गीता पढ़ाने की खबर पर विपक्ष की राय एक जैसी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सभी इस बात पर सहमत हैं कि बच्चों की शिक्षा नीति पर जो होना चाहिए वो गुजरात में नहीं हो रहा है। सरकार की करनी और कथनी देखो, जब जब सरकार अपनी विफलता छुपाना चाहती है तब तब कोई और नई बात लाने की कोशिश करती है। आपने अच्छी बात की कि बच्चे को पढ़ाएंगे गीता, अच्छी बात है, पर पढ़ाने के लिए गुरु तो चाहिए। अर्जुन के मार्गदर्शन देने के लिए श्री कृष्ण भगवान थे गुरु के रूप में। गुजरात के बच्चों को पढ़ाने के लिए वर्गखंड में शिक्षक ही नहीं है। 32,000 से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है और कुल मिला के राइट टू एजुकेशन के मुताबिक शिक्षा के अधिकार के माध्यम से हम कहा जाए तो 72,000 शिक्षक की कमी गुजरात में है। तो सरकार पहले गुरु दे फिर गीता की ज्ञान दे तो मुझे लगता है कि अच्छा रहता है। बहरहाल स्कूलों में गीता पाठ्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सरकार अपने फैसले पर अड़िग है। अगले साल 9वीं से 12वीं कक्षा के सिलेबस में भी इसे शामिल किया जाएगा, जबकि सरकारी स्कूलों के बाद इसे प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। गुजरात के स्कूलों में बच्चों की गीता पढ़ाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन गीता के उपदेश गुजरात सरकार को ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। गुजरात में जिस तरह से कॉलेजेस की परीक्षा को लेकर कंपटीशन की परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, पेपर लीक होते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों का भी कोई असर नहीं हो रहा। ताज़ा मामला है वडोदरा का, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंस परीक्षा रद्द होने से 100 छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। वडोदरा में खुले आसमान के नीचे लगातार दूसरे दिन 1200 से ज्यादा छात्र धरना प्रदर्शन पर डटे हैं। छात्रों का हुजूम वडोदरा जेईटी के कार्यालय के बाहर जमा है। छात्र इसलिए आंदोलनरत है क्योंकि उनकी सीधी सी मांग है कि परीक्षा कैंसिल करने का फैसला वापस लिया जाए। एक तरफ राज्य सरकार परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर रही है, वहीं छात्र मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। जेटको के द्वारा जो परीक्षाएं रद्द की गई है उसके बाद 2 दिन से यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे धरना पे बैठे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो परीक्षा जो रद्द कर दी गई है और उनको वापस ली जाए और इन लोगों जो पास हुए हैं उनको नौकरी दी जाए। और पिछले 2 दिनों से ये लोग यहीं पे बैठे हैं और उनकी मांग कर रहे हैं, जो है उनकी डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1200 से ज़्यादा लोग जो है विद्यार्थी जो है यहाँ पे बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, पिछले 24 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं। गुजरात के सैकड़ों परीक्षार्थी इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की परीक्षा के लिए महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। लिखित परीक्षा के परिणाम आने के बाद इंटरव्यू और मेडिकल की परीक्षा भी हो गई, लेकिन परिणाम सामने आने के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। बड़ौदा शहर में आज गुजरात के पूरे इलाकों से आज यहाँ पर जो उम्मीदवार जेटको में लिखित में पास हो गए, प्रैक्टिकल में पास हो गए,
उनका मेडिकल हो गया, फिर भी जब उनकी अपॉइंटमेंट लेटर देना था उसी टाइम पर उन्होंने बोल दिया कि ये जो आपने दिया वो सब कैंसिल है और नए साल नए शुरू के से पूरी एग्ज़ाम देने के हैं। तो इसी के लिए आज सब लोग इकट्ठा हुए और जब तक ये कल रात से यहाँ पर इतनी ठंड की वजह से भी सब लोग यहाँ पर रुके और कल से भी ज़्यादा आज लोग आ रहे हैं। अगर ये आंदोलन में अगर सुखद अंत नहीं आया और इनको अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो जल्द से जल्द ये आंदोलन रोड से लेकर गांधीनगर और गांधीनगर से लेकर संसद तक भी जाएगा। गुजरात आम आदमी पार्टी के मेंबर और छात्र नेता युवराज सिंह जडेजा भी आंदोलन के साथ जुड़ गए और छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने छात्र प्रतिनिधियों के साथ GETCO यानी गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD के साथ इस मुद्दे पर बात भी की। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की परीक्षा आयोजित करने से लेकर नियुक्ति तक सारी जिम्मेदारी इसी संस्था की है। युवराज सिंह का कहना है कि GETCO के MD ने 2 दिनों में लीगल टीम के साथ परामर्श कर फैसला लेने की मोहलत मांगी है। गुजरात एनर्जी डिपार्टमेंट की जो यहाँ पे एग्जामिनेशन थी इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट में ये लोग बोल रहे कि जो पोल क्लेमिंग होता है पोल क्लेमिंग में गड़बड़ी हुई थी। हमें नहीं पता कि किसने गड़बड़ी की, लेकिन हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जिसने भी गड़बड़ी की उसको यहाँ से निकाला जाए, उसको ये रिक्रूटमेंट से आउट किया जाए। लेकिन जिस बंदे ने अच्छे तरह से अपने प्रामाणिकता से जो रिक्रूटमेंट पास किया उसको इसमें लिया जाए, ऐसे हमारी वहाँ पे रिक्वेस्ट थी। MD साहब से हमारी बात हुई, जो जेडको के MD थे वो जेडको के MD से हमारी बातचीत हुई है। आशा रखते हैं उसमें कुछ पॉजिटिव निर्णय आए। इस मामले में गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बड़ी जवाबदेही बनती है। उसे इस मामले में छात्रों के साथ सवालों का जवाब देना होगा। सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इन लोगों की यही डिमांड है कि जो परीक्षा कैंसिल हो चुके हैं उसको वापस लिया जाए और इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र राजपूत के साथ दिग्विजय पाठक, बड़ोदरा, आज तक। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। गुजरात में तो कांग्रेस पार्टी ने देश की डेमोक्रेसी की बीजेपी की डेमोक्रेसी से उसे जोड़ा है। संसद में संग्राम, गुजरात में भी राजनीतिक घमासान। दिल्ली से गुजरात तक सड़क पर विपक्ष का हल्ला बोल। कांग्रेस बोली ये देश की डेमोक्रेसी नहीं बीजेपी की डेमोक्रेसी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात में तो कांग्रेस पार्टी ने देश की डेमोक्रेसी को बीजेपी की डेमोक्रेसी से जोड़ दिया। अहमदाबाद, कच्छ, खेड़ा, भरूच और जामनगर जैसे शहरों में कांग्रेस सड़कों पर उतरी और बीजेपी पर लोकशाही की हत्या का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि संसद असुरक्षित है। वहीं कच्छ के भुज में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। विपक्षी सांसदों के निलंबन से नाराज कांग्रेस नेताओं ने यहां जुबली सर्कल को जाम कर दिया, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने कांग्रेसियों को थाने में पहुंचाने में देरी नहीं की। भरूच में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए साफ कहा कि संसद में जो कुछ भी हुआ वो लोकशाही पर हमला है। कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को जब पुलिस थाने ले गई तो कांग्रेसियों ने थाने के बाहर भी प्रोटेस्ट किया। वहीं जामनगर में लाल बंगला सर्कल के पास कांग्रेस ने हाय हाय के नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की आवाज दबाने के लिए सांसदों पर कार्रवाई की है। खेड़ा जिला कांग्रेस और नाडियाद शहर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक तरफ विपक्ष सांसदों के निलंबन से आग बबूला हो रहा है तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विपक्षी सांसद संसद में घुसपैठ को मुद्दा बनाकर चुनाव में हार का बदला ले रहे हैं। भरूच से गौतम डोडिया, कच्छ से कौशिक कंटेचा, खेड़ा से हिताली शाह, जामनगर से दर्शन ठक्कर और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक ब्यूरो। गुजरात सरकार के पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री और सूरत की वराछा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक कुमार कानानी से मिलावटखोरों का मुद्दा उन्होंने उठाया। कुमार भाई कानानी सरकार को पत्र लिखकर राज्य में खाद्य सामग्री के मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा कानून लगाने की मांग कर चुके हैं और इसी मामले पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ने आज एक्सक्लूसिव बातचीत की है आज तक के साथ। देखिए।
गुजरात सरकार के पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री और सूरत की वराछा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक कुमार भाई कानानी कभी कभार या आए दिन कह सकते हैं कि सरकार के लिए पत्र लिखते रहते हैं, उनके पास जो भी समस्या आती है। एक बार फिर से कुमार भाई ने पत्र लिखा है, कुमार भाई हमारे साथ है, उनसे ही बात कर लेते हैं। कुमार भाई, इस बार पत्र किसको लिखा है और क्या कुछ उसमें संबोधित किया है? मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और आरोग्य फूड ड्रग्स विभाग को भी पत्र हमने भेजा है। थोड़ा समय से हम जब सब देख रहे हैं कि सब खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है और अब तो मिलावट के बाद अब सब नकली भी बन रहा है, तो सीधा मानव समाज के साथ, जीवन के साथ खेल खेल रहा है और मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरा मानना है कि आरोग्य विभाग और फूड ड्रग्स विभाग जिस तरह से कामगिरी होनी चाहिए उस तरह से कामगिरी होती नहीं है। सैंपल लेते हैं, फेल होते हैं, दंड की कार्रवाई होती है, फिर ये लोग फिर से अपना धंधा चालू कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि इसके लिए कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और कड़क कार्रवाई के साथ साथ कड़क कायदा भी, कानून होना चाहिए। हमारे यहाँ कानून कड़क नहीं है, दंड से आदमी छूट जाता है। गुजरात का साबरकांठा जिला अलग अलग तरह से शादी समारोह की वजह से चर्चाओं में है। दरअसल एक तरफ अमेरिका में रहने वाले दूल्हे हेलीकॉप्टर से अपनी बारात को लेकर सबको हैरान कर चुके हैं। पुराल गांव में हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां दूसरी ओर बंसारी समाज के 100 युगलों की एक साथ शादी कराई गई है और इस मौके पर स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। उससे पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या जा रहे हैं और इस दौरे में पीएम अयोध्या को हजारों करोड़ की सौगात देंगे। आइए जानते हैं भगवान राम की नगरी को पीएम मोदी क्या क्या सौगात देंगे। सबसे पहले देखिए अयोध्या की सबसे ताजा तस्वीरें। अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। एक तरफ भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, तो दूसरी ओर अयोध्या को खूबसूरत बनाया जा रहा है। सड़कों से लेकर घाटों तक, मंदिरों से लेकर मठों तक, धर्मपथ से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ चमकाया जा रहा है। परिवहन व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक सब चाक चौबंद हो, उसकी तैयारी दिन रात हो रही है। आपको बता दें कि इस वक्त अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम जारी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। सबको 22 जनवरी के पावन दिन का इंतजार है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहीं इससे पहले एक और गुड न्यूज, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम अयोध्या आएंगे और अयोध्या को 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मतलब साफ है, अयोध्या में विकास कार्यों को नई धार और रफ्तार मिलेगी। 3,000 करोड़ से ज़्यादा के परियोजनाओं का हम लोग लोकार्पण प्रस्तावित कर रहे हैं और लगभग इतने ही 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हम लोग उनका शिलान्यास कराएंगे। तो ये लिस्ट को तैयार कर लिया गया, सीएम ऑफिस भेजा जाएगा। अयोध्या के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस राम नगरी को क्या क्या सौगात देंगे, ये जानना भी जरूरी है। 30 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या को 6,000 करोड़ की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 3,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपने दौरे में पीएम अयोध्या के नए एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पीएम कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होगा। अयोध्या के आम लोगों के साथ साथ साधु संत पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे।
एयरपोर्ट के पास पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या से खुशी की एक और खबर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के उद्घाटन के पहले शुक्रवार को फ्लाइट का ट्रायल हुआ। रनवे पर एयरक्राफ्ट उतरा। विमान से आए सिविल एविएशन के अधिकारियों ने बैठक कर प्रधानमंत्री द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने के संबंध में तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और जनसभा के मद्देनजर सभी तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए प्रशासन कमर कस चुका है। पीएम मोदी की सभा में 2 लाख लोगों के आने का अनुमान है। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात में भी धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है। शक्तिपीठ अंबाजी गब्बर की पहाड़ी पर ताराबंदी की तैयारियां की जा रही हैं, साथ ही पूरी पहाड़ी पर लाइट्स भी लगा दी जाएंगी। दरअसल 12 से 16 फरवरी को होने वाले शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव से पहले परिक्रमा पथ पर सुरक्षा के लिहाज से तारबंदी की जाएगी और साथ ही सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था भी होगी ताकि भक्तों को रात में भी परिक्रमा करने में कोई परेशानी न हो। जिला कलेक्टर और अंबाजी मंदिर ट्रस्ट के चेयरपर्सन वरुण बरनवाल ने इस बारे में जानकारी दी है। तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो 51 शक्तिपीठ की प्रतिरूपी जो गब्बर पर्वत के चारे बाजू बनाई गई है, उसका एक उत्सव होने जा रहा है। और जब से ये पूरी परिक्रमा बनाई गई है, तब से एक हेतु ये रहा है कि अंधेरे में भी, मतलब सूर्यास्त के बाद भी लोग परिक्रमा कर सकें। पर चाहे वो तेंदुए के डर के वजह से हो या दूसरे भी किसी कारण से हो, ये पर्पज़ अभी तक हमारा पूरा नहीं हो पाया था। तो इस साल यात्राधाम बोर्ड और मंदिर के ट्रस्ट दोनों ने मिलकर निश्चय किया है कि पूरे पथ पर एक डोम बनाकर लाइट्स वगैरह की व्यवस्था, स्पीकर की व्यवस्था सब की जाएगी, जिसका काम अभी शुरू कर दिया गया है। और हमारा प्रयत्न है कि परिक्रमा महोत्सव के पहले बने जितना काम हम पूर्ण कर दें। और इसके अंदर टोटल अभी अंदाजा है कि 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। और जब ये व्यवस्था हो जाएगी तब लोगों को देखने के लिए एक बहुत ही अनोखा अनुभव भी मिलेगा। इस वजह से जो रात्रि रोकाण का जो एक यह है कि लोग यहाँ पे रात को रुकते नहीं है, तो रुकने के लिए और एक्टिविटीज़ करने के लिए लोगों को अवसर मिलेगा। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।